ओके, लास्ट वीडियो में हमने सीसर 2022 के कुछ कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस देख लिए थे और अब हम देख लेते हैं जो कि हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस है कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर है 31 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरनमेंट। क्या है? नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ इज। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ दूं तो देखें भाई क्या मतलब है। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, देखो, प्राकृतिक वर्ण पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्व अनुमान नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। एंटिसिपेट का क्या मतलब है? कि आपका क्या नहीं कर सकता? पूर्व अनुमान नहीं कर सकता। देखो इसमें क्या है, पहली बात देखो, स्पीशीज नॉट फुली प्रिपेयर टू फेस द एनवायरमेंट चेंज दैट अवेट देम विल फेस एक्सटिंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होगी क्योंकि जब एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दैट इज अ जनरल स्टेटमेंट। सेकेंड देखो, ऑल द existing species would get extinct as their genome will not withstand biological mishap। यहाँ पे देखो इसने क्या कर दिया ना, इसने फिक्स कर दिया कि ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। यहाँ पे तो कह रहा है कि वो स्पीसीज जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और सेकंड में कह रहा है सभी क्या होंगी? एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे। दोनों कैसे एक साथ आएंगी? तो नहीं आएंगी, ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। 1 और 2 स्टेटमेंट तो साथ ही नहीं आएंगी। अब बचा बी, ऐसी ऑप्शन। अब इसने कहा है, सेकंड वाले ने क्या कहा है कि सारे की सारे जो स्पीशीज है ना वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। जैसे मैं हिंदी में भी पढ़ दूं तो वर्तमान में जो जितनी भी प्रजातियां वो सभी विलुप्त हो जाएंगी क्योंकि उनके जीनोम जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएंगे। क्या पता झेल ले, तुम्हें थोड़ी पता है इसका। तो इसका मतलब ये भी गया। ऑप्शन बच गया आपका 1, 3 एंड 4। अब बताओ क्या इसमें पैसेज पढ़ने की जरूरत है? तो भाई अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है फिर उस पे। थर्ड वन देख लो, इनएबिलिटी ऑफ द जीनोम टू विदस्टैंड एनवायरमेंट चेंज वुड रिजल्ट इन एक्सटिंक्ट। तो ये फर्स्ट वन और थर्ड वन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट। यहाँ भी तो यही कह रहा है ना, यहाँ भी यही कह रहा है, अगर आप एनवायरमेंट चेंज से खुद को अडॉप्ट नहीं करोगे एक्सटिंक्ट हो जाओगे। यहाँ भी कह रहा है अगर आपके जीनोम जो है वो एनवायरमेंट चेंजेस के साथ नहीं चलेंगे तब भी एक्सटिंक्ट हो जाओगे। और यहाँ पे कह रहा है फोर्थ वन, एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीशीज इज अ कॉमन फीचर। तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन फीचर है। देख लेते हैं कि आपका पैसेज क्या कहता है, वरना आप लोगों को लगेगा नहीं ना कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ। अब देखो यहीं पे तो इसने पूछ दिया ना, इसी को क्वेश्चन बना दे क्यों, तो इसका आंसर दिया होगा आगे। देयरफॉर द सेट ऑफ द existing organism can never be fully prepared for environment catastrophics that awaits life। इसका मतलब उसने कहा कि ना पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हो सकते। An outcome of this is the extinction of those species which cannot overcome external environmental adversity। तो यही तो कह रहा है, इसने कहा क्या है कि वो स्पीशीज, दो स्पीशीज यानी वो स्पीशीज, सारे नहीं बोली इसने, तो ये गलत हो गया है और ये अपने आप ठीक हो गया, यही ये बोल रहे हैं। आंसर आ गया यहीं से। This failure to survive in modern term can be attributed to the genome which are unable to withstand। अब ये देखो ये आ गया, जीनोम वाला भी आ गया, थर्ड पॉइंट डेंसिटीज आ गया। Geological vagaries or biological mishap in biological evolution on the earth, extinction of species has been a major feature। अब यही तो बोला है, इवोल्यूशन में क्या होगा? एक्सटिंक्शन तो होगा ही होगा, तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज इज अ कॉमन फीचर, ये भी सही है। The Earth may presently have up to 10 millions of species, yet more than 90% of species that have ever lived on the Earth are now extinct. Once again, creationist doctrine failed to satisfactorily address why a divine creator will firstly bother to create millions of species and then allow them to perish। यानी कि वो ये बता ही नहीं पा रहे जितने भी डॉक्ट्रिन्स दिए गए हैं कि क्यों ऐसा करता है, जो क्रिएशन करता है। तो वो ऐसा क्यों करता है कि पहले मिलियंस ऑफ स्पीशीज को क्रिएट करता है उसके बाद खत्म कर देता है। डार्विनियन एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सटिंक्शन लाइफ इज वंस अगेन सिंपल है, एलिगेंट है एंड एट वंस कन्विंस हो जाते हैं सभी, क्योंकि उसने क्या कहा है, ऑर्गेनिज्म गो एक्सटिंक्ट एज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल असॉल्ट फॉर विच देयर इनहेरिटेंस डीम्ड देम
इल इक्विप्ड। इसका मतलब क्या है कि वो सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जो एनवायरमेंट के साथ अपने आप को नहीं रख पाएंगे। देयरफॉर द सो कॉल्ड डार्विनियन थ्योरी इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल। अब देखो यही क्वेश्चन है, डार्विनियन थ्योरी इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल, ये सेकंड क्वेश्चन है यहाँ से, यही तो पूछा है। Evolution happened, this is fact. The mechanism of evolution is amply supported by scientific data. Indeed, to date, no single geological, botanical, zoological, botanical, geological, paleontological, genetic or physical evidence has refuted either of the central two main Darwinian idea if the religion is not taken into the consideration. डार्विनियन आर एक्सेप्टेड जस्ट लाइक अदर लॉज। ठीक है जी, ओके। यहाँ देख लेते क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द पैसेज सजेस्ट दैट डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट अ थ्योरी ऑफ ऑल। और मैं बोलूंगी जब आप अपने आप से कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे मल्टीपल क्वेश्चन हो, पहले ना सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, उसके बाद आप पैसेज पढ़ना। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कितनी स्टेटमेंट एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं, कितने नहीं होते, दो में कंफ्यूज होते हो या आंसर पे पहुंच जाते हो, तो जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो सही है या नहीं है। तो देखो क्यों नहीं माना, इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन, क्या वो नहीं करता, ऐसा तो कुछ नहीं बोला उसने। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं करता, इसमें इसके लिए तो बात ही हो रही है ना कि इसको तो कोई भी नहीं कर पाता। एक्सटिंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट, यही तो बोला है, वो थ्योरी क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा लॉजिक बताओ ना कि ऐसा क्यों करता है क्रिएशनिस्ट कि भाई पहले मिलियंस ऑफ स्पीशीज को वो बनाता है और उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्यों, क्योंकि डार्विनियन क्यों नहीं करता, क्योंकि डार्विनियन ने बोला एक्सटिंक्शन होना इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बिल्कुल, देयर इज नो एविडेंस, बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट है। एक्सिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू अ क्रिएटर, ये भी क्या है, गलत है अपने आप। तो यहाँ से पता चल गया। अब देखो यहीं पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर 33। अब आपने पैसेज पहले पढ़ लिया है, बोल रहा है अजम्पशंस के बारे में। ठीक है जी, अब इस तरीके का है तो ऑप्शंस में ज्यादातर पता चलता है कि सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। पहला है ओनली स्पीशीज दैट हैव द एबिलिटी टू ओवरकम एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफिक विल सर्वाइव एंड परपेचुएट, यही तो उसने बोला है कि जो अपने आप को एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट में आने वाली जो भी दिक्कतें हैं, जो भी चेंजेस हैं, उनके साथ अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं वो रह जाएंगे, अदरवाइज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दैट मींस इट इज अ जनरल स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो मोर देन 90% ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ आर इन डेंजर और गेटिंग एक्सटिंक्ट, उसने तो कहा है कि वो हो चुकी है और ये कह रहा है वो डेंजर में है या गेटिंग एक्सटिंक्ट है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, अपने आप में गलत होगी। आपने पैसेज भी नहीं पढ़ा तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी असम्पशंस की बात होती है और जहां भी डाटा की बात होती है, डाटा वाली स्टेटमेंट हमेशा गलत होती है, असम्पशंस के केस में स्पेशली, और कहीं सही हो भी सकती है, बट असम्पशंस के केस में वो स्टेटमेंट हमेशा क्या होती है, आपकी गलत स्टेटमेंट होती है। और दूसरी बात ये होती है कि आप इसको जीएस में भी लगा के चलो, जब भी डाटा से रिलेटेड स्टेटमेंट आती है हम वहां पे उसको फैक्चुअल स्टेटमेंट मान के उसको गलत कर देते हैं। यही कंसेप्ट आपका सीसेट में भी लागू होता है, इसलिए जीएस और सीसेट में लगने वाले कंसेप्ट ना अलग अलग नहीं होते हैं, सेम ही कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है डार्विनियन थ्योरी एक्सप्लेन ऑल द नेचुरल फिनोमेना, सभी नेचुरल फिनोमेना को करते हैं, बिल्कुल नहीं करती, सभी को तो कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ये भी गया और पता चल गया, सेकंड भी गया, आंसर आ गया आपका वन ओनली। ठीक है, यहाँ से सभी के बारे में बता रखा है, यहाँ पे कह रहा है वही सर्वाइव करेंगे जो कि नेचर के साथ अपने आप को बना के रखेंगे। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ठीक होगी। अब बताओ इसमें भी क्या जरूरत थोड़ी है कि आप पैसेज पढ़ें, पैसेज पढ़ने की तो कोई जरूरत नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट पैसेज पे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बेस्ट क्रक्स पूछ रहा है क्या है उस पर्टिकुलर पैसेज का। आपने पैसेज नहीं पढ़ा वो बात नहीं, पहले देखते हैं उसके बाद ट्राई टू फाइंड आउट। पहला, पीपल शुड परसुएडेड टू कंटिन्यू विद मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स को कंटिन्यू करने के लिए उनको आपको परसुएड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए परसुएड, भाई आपका फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 25 भी कहता है कि हाँ आपको अपने रिलीजन को अडॉप्ट करने की, मानने की और उसको कहीं भी आपको बढ़ाने की, फैलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप यहाँ पे कह रहे हो कि उनको परसुएड करो कि वो ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट ले, और जो सीरियल बेस्ड डाइट नहीं लेते उनका क्या है, यानी आप किसी पे थोप रहे हो, थोपना नहीं है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके लिए आप पैसेज पढ़ने जाओगे कि क्या वो बात कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये बेवकूफी होती है। सेकंड है इंडिया नीड टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन कमिंग ईयर। पता नहीं भाई, हो सकता है करनी, ऑब्वियस सी बात है, आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो जरूरत तो होती है, बट नहीं पता पैसेज बात कर रहे हैं नहीं कर रहे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ कल्चर एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट
रिजल्ट आ गया, अब जरूरी थोड़ी है तुम्हें क्या पता कि हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जो रिजल्ट वाली चीजें हैं कि ऐसा हो गया है, ऐसा ही होगा, ऐसी स्टेटमेंट जो होती है ना वो गलत होती है। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को तो चेंज करने की जरूरत है। इसका मतलब अब देख लेते हैं बी या डी। अब यहाँ से ना पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी होंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ड्रामेटिकली जैसे वर्ड्स होते हैं वो गलत होते हैं। बट लेट्स सी पैसेज क्या कह रहा है। With a steady economic growth, higher literacy, and increasing skill level, the number of Indian middle families has gone up exponentially. Direct result of the affluence has been change in the dietary pattern and energy consumption level. People have moved to a higher protein-based diet, like milk product पे चले गए, fish meat पे चले गए। ये तो कह रहा डाइट चेंज हो गई, वहां पे कह रहा है सीरियल बेस पे चले जाओ। ऑल ऑफ विच नीड सिग्निफिकेंटली मोर वाटर। देखो इसमें क्या कहा है कि हम हाई प्रोटीन बेस्ड डाइट पे चले गए हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा पानी की जरूरत होती है मोर देन सीरियल बेस्ड डाइट पे। Increasing use of electric mechanism, gadgets and motor vehicles need more energy and generation energy needs water। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, अगर आपको और ज्यादा, यहाँ पे एग्रीकल्चर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको और ज्यादा गैजेट्स चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको और ज्यादा पानी चाहिए। दैट मीन्स ये किस पे बात कर रहा है, ये इसका फोकस किस पे है, वाटर पे है। इसका फोकस ये बिल्कुल नहीं है, ना ये बात कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की, ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वाटर की। दैट मीन्स जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उन वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हमें ड्रामेटिकली चेंज करने की जरूरत है इन द कमिंग फ्यूचर। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहे हैं आपका क्वेश्चन। द पैसेज इज बेस्ड, आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन ना इसी पे बेस्ड है। देखो ये दोनों इसी पे बेस्ड है। पहला है पैसेज ऑफ द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट। इस तरीके के क्वेश्चन ना समटाइम हमको पैसेज देख के ही सोल्व करने पड़ते हैं कि हाँ पैसेज देख लेते हैं, बट फिर भी लेट्स। पहला कह रहा है मैन शुड नॉट वर्क हार्ड। आपको मेहनत ही नहीं करनी चाहिए, मेहनत नहीं करोगे तो मतलब आईएएस ऑफिसर कैसे बनोगे। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया भाई, अपने से लगा के चलो ना। द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन। भाई यही तो है कि हम ज्यादा सोच लेते हैं, हम ज्यादा वो करते हैं। बुराई क्या, अत्यधिक कार्य तनाव है, यही तो है। ओवर स्ट्रेन हो रही है चीजें, हम ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा बर्डन आ रहा है हमारे ऊपर। मैन कैन नॉट थिंक वेल। आदमी अच्छा नहीं सोच सकता। क्यों भाई, आदमी में क्या बुराई है। मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर। इंडिया में भी नहीं करता होगा तो फिर कोई नहीं करता। इसका मतलब ये भी गया आंसर आ गया सीधा सा यहाँ पे। क्या इसके लिए पैसेज पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नहीं। अगर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। मैन डज नॉट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं करना चाहते। क्या हम इंटेलेक्चुअली कैपेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम कैपेबल है। आपकी ह्यूमन जो स्पीशीज वो सबसे ज्यादा कैपेबल है। हैज नो टाइम टू डू सो। उसके पास टाइम नहीं है। आज के टाइम पे बहुत टाइम है, फिर भी टाइम नहीं है। इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मटेरियलिज्म और लव अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल। ये स्टेटमेंट ज्यादा सही है सी की बजाय, बट फिर भी लेट्स गो टू द पैसेज और देखते हैं क्या कहता है पैसेज। For 2 or 3 generations past, ever increasing number of individuals has been living as work merely, not as a human being. An excessive amount of labor, यही तो कह रहा है ओवर स्ट्रेन हो रहा है, यानी excessive amount हो रही है in rule today in every circle of society, which result that man's spiritual element cannot thrive. He find it very difficult to spend his little leisure in serious activity. He doesn't want to think, वो सोचना नहीं चाहता। He cannot even इफ ही वांट टू, वो कर भी नहीं सकता अगर वो चाहे तो। ऐसा क्यों है। ही सीक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बट एंटरटेनमेंट विच वुड इनेबल हिम टू बी मेंटली आइडल। वो नहीं करना चाहता, क्यों, क्योंकि भाई उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो अम्यूजमेंट चाहिए, यही तो कह रहा है। इसलिए वो दिमाग के तौर पर क्या हो जाता है, आइडल हो जाता है। एंड टू फॉरगेट हिज यूजुअल एक्टिविटीज। देयरफॉर द सो कॉल्ड कल्चर ऑफ आवर एज इज डिपेंडेंट मोर एंड मोर ऑन सिनेमा देन ऑन थिएटर, मोर ऑन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड क्राइम स्टोरी देन ऑन अ सीरियस लिटरेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि हम मेंटली आइडल हो गए हैं। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये तो आपको सेकंड स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका टाइम बचते हैं। अगर आप दो भी एलिमिनेट कर पाते हो तब भी आपका टाइम सेव हो रहा है। और वहाँ पे तो भाई जिस तरीका का पेपर आ रहा है और जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपना टाइम कैसे बचा लें। आपके जो मैथ्स वाला मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन देखो 43 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनएवरेबली हैपन इन ए कंट्री व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज बिगन टू ऑपरेट। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश आ जाएगा तो क्या होगा, वुड इनवेरिएबली होगा ही होगा, क्या होगा।
ओके, नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज, यानी निरक्षरता घट जाएगी, निरक्षर लोग घट जाएंगे। कैसे भाई, जनांक के अलावांश होगा तो ये घट ही जाएंगे, ये कैसे फिक्स होगा, एजुकेशन दोगे तभी तो होगा। ये गया, ये गया, ये गया, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर अ व्हाइल, ऑब्वियस सी बात है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्विकली स्टेबलाइज, कैसे हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ, कैसे होएगा भाई, ये तो नहीं होगा। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जनांकी के लाभांश है ना, फिर भी क्विकली कहाँ स्टेबलाइज हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, तो यहाँ से सीधा आंसर आ गया आपका 2। अब बताओ क्या इसमें क्वेश्चन वो आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, क्योंकि ये भी इसी टॉपिक इसी पैसेज से है, उसके बाद पैसेज जाएंगे। कह रहा है इंटरफेरेंस क्या होगा, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन असेंशियल कंडीशन, ये जो असेंशियल वाला वर्ड है ना, यहीं पे आपको ध्यान देना है, फोकस कर लेना है। असेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री टू रैपिडली इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। भाई कैसे, कितनी ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना ज्यादा नहीं है और फिर भी वो आपकी इकोनॉमिकल ग्रो कर रही है, तो इसके लिए कोई एसेंशियल कंडीशन तो नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज असेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। हायर एजुकेशन का और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या लेना देना है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका डी। हाँ, वन ऑफ द अगर लिखा होता वन ऑफ द कंडीशन, वन ऑफ द फैक्टर तो ठीक है, लेकिन असेंशियल है तो गलत है। बाकी लेट्स गो टू द पैसेज और देखते हैं क्या कहते हैं पैसेज। ठीक है जी, लेट्स सी। Demographic dividend would have begun in India and is expected to last another few decades is a great window of opportunity। हमारे यहाँ शुरू हो चुका है और रहेगा कुछ टाइम तक। Demographic dividend is basically a swelling in the working age population which conversely means that the relative ratio of very young and very old will for a while be on the decline। यही तो कह रहा है पैसेज का नंबर बी ऑप्शन, यही तो कह रहा है कि क्या होगा, रेशियो कम हो जाएगी, ये दे दिया यहाँ पे। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ आयरलैंड एंड चाइना वी नो दैट दिस कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द डेमोग्राफिक डिविडेंड टेंड टू रेज अ नेशन सेविंग रेट सिंस इट्स इन एन नेशन इट इज अ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट मींस सेवर। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या हो गया कि सेविंग बढ़ेगी, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये नहीं बोला है। एंड सिंस द सेविंग रेट इज एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ दिस शुड हेल्प एलिवेट आवर ग्रोथ रेट, हेल्प करेगा, कंफर्म नहीं है। However, the benefit of demographic dividend depend upon the quality of working age population। किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पे। And this implies bringing back the importance of education, acquisition of skills and human capital। This means कि वहाँ पे उसको अपनी जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए, स्किल। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कभी नहीं कहीं नहीं बोला कि एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, उसने कहा है इसलिए एजुकेशन की जरूरत है। हायर एजुकेशन की ऐसे उसने कोई बात ही नहीं करी है, ठीक है। और ना ही यहाँ पे कहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसने बोला है असेंशियल कंडीशन है, बिल्कुल नहीं बोला। उसने सिर्फ क्या कहा है, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग होगी तो वो आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद अपने आंसर्स को कंफर्म कर लो यहीं पे। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि पेपर में जाने के बाद फिर ये नहीं करना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।